कि मीडिया का जो रोल है वो हमेशा भाड़ वाला रहा है। शब्द बड़ा गंदा है लेकिन मैं बोलूंगा। जो राजा होते थे वो उनकी तारीफ करने का काम करता था, उनकी बढ़ा चढ़ा करके कहानियां गाता था, कविताएं गाता था, लोगों के बीच में प्रचार करने का काम करता था। और आज भी भले ही डेमोक्रेसी है लेकिन मीडिया मेन स्ट्रीम का आज भी वो भाड़ वाला काम कर रहा है। इसलिए बहुत अच्छा है कि हमारा एक सोशल मीडिया बहुजन समाज का जो पैदा हुआ है, इसको लेकर के हमने ये सब्जेक्ट रखा है। नेगेटिविटी के साथ नहीं रखा कि उसकी क्या भूमिका है, नहीं, अपनी जो भूमिका वो निभा रहा है और उसमें क्या इजाफा हो सकता है, क्या उसका रोल हो सकता है समाज में, सोशल चेंज में, वो कल हम सभी सोशल मीडिया के जो कल से भी लगे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, हम उनके उस विषय के ऊपर विचार जरूर सुनेंगे। तो थैंक यू साथियों। आज का जो विषय है, ये विषय हमें क्यों चूज करना पड़ा? अंबेडकरी, फुले अंबेडकरी जो विचारधारा है से ही बहुजन समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। सबसे बड़ी बात, हम मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान में ह्यूमन वैल्यूज हमको मिली हुई हैं। एक इंसान होने के नाते हर इंसान को उसकी जो गरिमा है उसको ध्यान में रख करके उसकी जो वैल्यूज हैं, एक इंसान के जो मूल्य हैं उसको मिलने चाहिए। ये हमें विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स देकर के संविधान की जो मूल है प्रीएम्बल में स्पेशली उसको मेंशन करके हमें दिए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन 75-78 साल के बाद भी इस देश में बहुजन समाज को ह्यूमन वैल्यूज मिल नहीं रही हैं। एक इंसान के भी अभी हिलसाइन साहब बोल रहे थे, आप सोचिए 1900 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 123 साल पहले स्कूल गए थे, तब उन्हें घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया। 123 साल बाद 2023 में हमने देखा एक बच्चा घड़े से पानी पी लेता, उसको मार दिया जाता है। 123 साल में हमारी अचीवमेंट है ये। वो ह्यूमन वैल्यूज हमें क्यों नहीं मिली? इनके न मिलने का कारण हमने यहां पर उसके सामने चर्चा के लिए लेके आए हैं। वो क्यों नहीं मिली हैं और उन्हें कौन नहीं देने देता? क्या कोई व्यक्ति दोषी है? क्या कोई व्यक्ति हमें देने से रोक रहा है? क्या कोई व्यवस्था है ऐसी? क्या उस व्यवस्था को चलाने के लिए इस देश में कोई ऐसा संघीय ढांचा है? ऐसी क्या परेशानी है जो हमें ही नहीं, भारत के हर नागरिक को और विशेषकर दुनिया के हर इंसान को जो ह्यूमन वैल्यूज एक इंसान होने के नाते उसको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं? और उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात है कि आपको अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं मिलने दे रही तो एक कारण है कि समाज में नैतिकता का अभाव है, मोरलिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वैल्यूज की बात की, और वो नैतिकता कोई बाजार में नहीं मिलती, मार्केट्स में खरीदने से नहीं मिलती,
वो नैतिकता हर इंसान के अंदर पैदा होती है, और पैदा कोई जन्म से नहीं होती कि कोई अंग है, कोई बायोलॉजिकली कोई रिएक्शन से पैदा होती है। ये एक सोच होती है, एक आइडियोलॉजी उसको पैदा कर देती है। हमारे ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, उसके आधार पर हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग सेट होती है हमारे ब्रेन में। वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर मोरलिटी पैदा करती है या इमोरलिटी पैदा करती है, वो हमारी सोच बताती है। इस देश में इमोरलिटी है, अनैतिकता है, और वो अनैतिकता कोई एक व्यक्ति में नहीं, उस व्यवस्था ने पैदा की है जो इस देश का सोशल सिस्टम, प्रीवैलेंट सोशल सिस्टम, उसको मान्यता देता है। मैं अभी कल महिला वाले सेशन में भी बात कर रहा था। अगर किसी महिला के साथ रेप होता है, अगर वो मेरे जाति की है तो मेरे अंदर नैतिकता जाग जाएगी। अगर वो मेरे जाति की नहीं है तो मेरे अंदर कोई नैतिकता नहीं आएगी। ये नैतिकता का जो अभाव है, वो इस देश की प्रीवैलेंट सोशल सिस्टम की बनाई हुई जो संरचना है, वो हमारे अंदर नैतिकता का पैदा नहीं होने देती है। जब तक नैतिकता नहीं आएगी, तब तक हमें किसी का दर्द नहीं महसूस होगा। किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ कर रहा है, तीसरा चौथा उसको देख रहा है, लेकिन उसको पीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं होता। हमने देखा अभी 2 साल पहले हाथरस में कांड हो गया, एक लड़की के साथ रेप हो गया, उसके साथ बलात्कार होता है, लेकिन जिस जाति की लड़की थी, केवल उनके अंदर ही वो उसका बोध था, बाकी लोगों के अंदर बोध नहीं था, क्योंकि नैतिकता का अभाव है। अगर समाज में नैतिकता का अभाव होगा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर ये नैतिकता किस लिए नहीं है, क्योंकि इस देश की सामाजिक व्यवस्था अनैतिकता पैदा करती है, और उस अनैतिकता को एक धार्मिक रूप दिया गया है, इमोरलिटी को। क्योंकि समाज को बांधने के लिए जो बाई लॉज बने हैं, जो कानून बनाए गए, वो सारे के सारे कानून को धर्म का रूप दिया गया। धर्म के रूप के माध्यम से बाई लॉज बना करके उनको समाज को बांधने का काम किया, और उसके अंदर इनइक्वलिटी डाली गई, क्रम गर्भावरी की भावना डाली गई। अगर उसमें नैतिकता होती तो सबके लिए इक्वलिटी की बात होती। हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में सबसे बुनियादी जो चीज है वो समता है। उसका जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो नैतिकता के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अंदर इक्वलिटी का भाव होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर डेमोक्रेसी की जो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी की बात अभी मैं इस पहले सेशन में कर रहा था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी की सक्सेस चाहिए, सफलता, तो सबसे पहले उसके अंदर, समाज के अंदर नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। उसका जो व्यवहार है, आचरण है, वो नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। उसके मन के अंदर उसका जो सोच है, उस सोच में उसका जो पड़ोसी है, कोई साथी, ये नहीं देखना कि उसके कौन जाति का है, किस बिरादरी का है, उसके साथ उसका व्यवहार सदाचार वाला होना चाहिए, मानवता वाला होना चाहिए। लेकिन
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो डेमोक्रेसी है, इसको हमारे नेताओं ने, विशेषकर पॉलिटिकल लीडर्स ने बाबा साहब की डेमोक्रेसी को आने ही नहीं दिया। हम अपने मतलब की बातें करते हैं, मुझे कितना फायदा होगा, मुझे कितने वोट मिलेंगे, ये उसकी बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, वो आज तक कहीं सरफेस पर मिलेगी ही नहीं। रिडल्स इन हिंदुइज्म में बाबा साहब ने सोशल डेमोक्रेसी का 22वें चैप्टर में दिया हुआ है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे आगे की बात है कि अगर हम चाहते हैं इस देश में मोरलिटी स्टेब्लिश करना, नैतिकता चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं सोशल चेंज के जो एजेंट हैं उनको आगाह करता हूं कि जब भी कभी नैतिकता और आर्थिकता में संघर्ष होगा, मोरलिटी और इकोनॉमी अगर का आपको कहीं धन मिल रहा है, इसमें संघर्ष होगा, तो जीत हमेशा आर्थिकता की होती है, धन की होगी। इसलिए किसी भी विचार को कभी भी जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जा सकता। हमारा जो आचरण है हमें मजबूर कर देता है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। अगर समाज के अंदर मोरलिटी है तो एक आदमी को मजबूरन उस मोरलिटी के अकॉर्डिंग ही अपना बिहेवियर करना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह बहुत ही जरूरी कि अगर देश के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है तो हमें सोशल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। सरकार समाज का स्वरूप होती है, सरकार समाज की संस्थाएं होती हैं, सरकार समाज से अलग नहीं होती। सरकार को चलाने वाले लोग इसी सामाजिक व्यवस्था में विचरण करते हैं, इसलिए उनका व्यवहार उस सामाजिक व्यवस्था से बंधा होता है। और हम चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930-31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि अंग्रेजों की सरकार बहुत अच्छी हो सकती है, हम उसको गलत नहीं कहते, लेकिन अंग्रेजी सरकार के अंदर जो प्रशासन में लोग हैं उनमें ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सवर्ण बैठे हुए हैं, और उनकी जो मानसिकता है वो हमें इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, हमें अपने को ऊंच और हमें नीच मानते, अछूत मानते हैं। इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जुडिशरी पर भी बोला था कि अगर कोई एक जज जो न्यायालय में बैठा हुआ है और वो ब्राह्मण है और वो अपने घर में हिंदू होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते वो किसी अछूत को अपने घर में नहीं घुसने देता, क्योंकि उसका घर अपवित्र हो जाएगा। और वही जज जब कोर्ट में बैठा हुआ है और उसके पास कोई अछूत के खिलाफ अनटचेबिलिटी का कोई केस आ जाता है, तो वो जज अनटचेबिलिटी जो आज का SC/ST एक्ट है उस पर वो उसके साथ न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच उसको मान्यता देती है, उसके धार्मिक ग्रंथ जिनसे वो कानून बने हुए हैं वो उसको ये मान्यता देते हैं कि अगर एक अछूत आपके घर में आ जाता है तो आपका घर अशुद्ध हो जाता है, वो अनटचेबल्स है, धार्मिक कानूनों के अनुसार वो अनटचेबल्स है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, अमानवीय व्यवहार करना चाहिए, उसको मान्यता मिली हुई है। इसलिए उस जज से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लोगों के साथ जस्टिस कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। 1952 में बात कही है कि ब्राह्मणों का करैक्टर न्यायिक नहीं है।
इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही, अभी भाजपा साथी भी बात कर रहे थे कि पाल साहब ने भी कहा कि बाबा साहब ने कहा कि इन धार्मिक शस्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दो, और उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। क्यों? क्योंकि वो मनुस्मृति अमानवीय व्यवहार को रिकॉग्नाइज करती है। जो लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है उसको मान्यता देती है। इसलिए वो सिंबॉलिक था कि इस तरह की व्यवस्था जो देश में अमानवीय व्यवहार पैदा करती है, उस व्यवस्था को मैं तिलांजलि देता हूं, आग लगा रहा हूं। इसलिए अभी मैं एक बात कहूं आपके सामने, 1912 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 13 में जब उधर अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना था, उससे पहले प्रयाग विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर मिस्टर झा, उसका नाम था डॉक्टर अमरनाथ झा। 1912 में डॉक्टर अमरनाथ झा कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर गया एक निरीक्षण के लिए, या यूनिवर्सिटी में कोई उसको वो होगा, तो वहां का जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अमरनाथ के लिए कहता है, डॉक्टर अमरनाथ जो था वहां का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 52,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ शिक्षा लेते हैं। ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर 52,000 जो स्टूडेंट हैं या एजुकेशन लेते हैं। डॉक्टर अमरनाथ झा क्या कहता है, आप सोच नहीं सकते। वो कहता है कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है, मीनार कहता है उसको, यूनिवर्सिटी को, सबसे बड़ा मकान है और सबसे बड़ा ये विश्वविद्यालय है। अगर हम किसी बात पर गर्व कर सकते हैं तो वो ये है कि हमारे पास हिमालय पर्वत है। दुनिया की सबसे बड़ी निर्धनता है, गरीबी है। 1912 में डॉक्टर अमरनाथ झा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ जो अपनी दलील दे रहा है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा हिमालय पर्वत है और दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी हमारे देश में है, ये क्या है? इसके अंदर अनैतिकता थी, नैतिकता नहीं थी। इसीलिए क्योंकि यहां पर अनैतिकता को सिस्टमैटिक ढंग से धार्मिक रूप दे करके संवैधानिक व्यवस्था बना करके इस देश में परोसी गई। मनुस्मृति के माध्यम से इस देश में अनैतिकता को एक संवैधानिक व्यवस्था बनाया गया और हजारों साल तक उस संवैधानिक व्यवस्था को इस देश में चलाया गया। ये संवैधानिक व्यवस्था इस देश में है। लेकिन साथियों, दुख की बात यह है कि आज हम 1947 में आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 में हमको भारत के संविधान के माध्यम से वो सारे राइट्स मिल गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में अनैतिकता मौजूद है। और वो इसलिए है कि जो अमानवीय व्यवहार देने वाली व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था, हिंदूवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था में हमारी आस्था है, उस व्यवस्था में हमारी घोर आस्था है। हमारा जो आचरण है हम उसी व्यवस्था के अनुसार आज भी आचरण करते हैं। लेकिन एक तरफ हम चाहते कि हमारे साथ ह्यूमैनिटी का बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन हमारी जो आस्था है उस व्यवस्था में है जो अमानवीय मूल्य स्टैब्लिश करती है। जब तक हमारे अंदर अमानवीय मूल्य स्टैब्लिश करने वाली व्यवस्था को हम नहीं नकारते, उसका बहिष्कार नहीं करते, उसको अपने घर से बाहर नहीं निकालते, अपना आचरण उसके विरोध में नहीं करते,
तब तक हम मरी हुई मछलियों की तरह हैं। जो सरदार जी ने बोला था, हम जिंदा मछली नहीं है। हम अपने कहीं न कहीं अपने महापुरुषों का वो इतिहास याद नहीं करते, जिन्होंने इस व्यवस्था के विरोध में कुर्बानी दी। आज हमें अगर ह्यूमन वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले इस देश में जो अमानवीय व्यवस्था है, जिसमें अनैतिकता भरी हुई है, उस व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा। जो इस देश में मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनु के बनाए हुए हिंदूवादी व्यवस्था है, और उसकी जगह पर हमें एक व्यवस्था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है, जिसको फुले अम्बेडकरी व्यवस्था कहते हैं। इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट की बात की है कि इस देश में अगर ह्यूमन वैल्यूज हमें चाहिए तो इस देश में फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी ही इस देश में ह्यूमन वैल्यूज दे सकती है। संवैधानिक तरीका से आपको मिल गई हैं जो ह्यूमन वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए, लीगल तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर वो मिल गई हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर इस देश में आज भी अमानवीय व्यवहार है। सोसाइटी में आज भी, कल मैं बात कर रहा था, आर्टिकल 13 हमें वो सारे राइट्स दे दिए, उसमें जो भी हमें अमानवीय व्यवहार देने वाले थे ऐसे कोई कानून, आर्टिकल 13 में क्लियर लिखा हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि वो सारी व्यवस्था, वो सारी प्रथा, रूढ़ियां, आदेश, अधिसूचना, कानून, वो सारे नल एंड वाइड हो गए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को मिनिमाइज करते हैं। लेकिन आज भी वो मौजूद हैं। इसलिए मौजूद है क्योंकि हम उस व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अगर इस देश में ह्यूमन वैल्यू चाहिए, हम फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी की क्यों बात करते हैं? क्योंकि फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी इस देश में मोरलिटी की बात करती है। दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर मोरलिटी के लिए जाने जाते हैं। दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि जो लोग साउथ अफ्रीका की बात करते हैं कि वहां पर लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, ऊंच नीच का व्यवहार होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा गांधी को, इस देश का भारत में देश नहीं दिखाई नहीं देता। भारत के हर गांव के अंदर साउथ अफ्रीका बसा हुआ है। गांधी के अंदर नैतिकता नहीं है, और इस गांव, हर गांव के अंदर साउथ अफ्रीका है, और मेरे लिए हर गांव ही साउथ अफ्रीका है। मैं इस भारत में ही हूं और भारत का हर गांव मेरे लिए साउथ अफ्रीका है। यहां पर एक व्यक्ति दूसरे के साथ बैठ नहीं सकता। वो गांधी को नहीं दिखाई देता क्योंकि वो नैतिकता की बात है। इसीलिए इस देश में अगर हम चाहते हैं ह्यूमन वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी के ऊपर ही आचरण करना पड़ेगा। अगर, और ये नहीं है, हाँ ये है कि अगर आज करेंगे, ये पीढ़ी करेगी, तो आने वाली पीढ़ी हमको जरूर इससे आगे लेके जाएगी। अगर ये फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी अगर अडॉप्ट आज नहीं हमने की, तो आने वाली हमें पीढ़ियों पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 95 में मेरी मैरिज हो रही थी। मैंने पहली कंडीशन रखी कि मैं हिंदू धर्म से शादी नहीं करूंगा। शादी वो दिन आ गया, मेरे सामने एक ही पक्ष था। मैं अड़ा हुआ था कि मैंने हिंदू धर्म से शादी नहीं करनी, बुद्ध धर्म से शादी करूंगा। मेरा प्रेशर आया, मेरे घर वालों ने कहा भैया लड़का जाना है, ये जाना है, जो मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे फादर ने कह दिया कि भाई लड़का जो बोल रहा है ठीक है। अब मजबूरी ये थी कि मैं अकेला सर्विस में था, मेरा बापू किसान था। उन्हें पता था कि अगर इसको मैं ना कर दूंगा शादी अपनी मर्जी से कर लेगा, लेकिन मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो शायद कट जाएगा, मेरा बुढ़ापे में परेशानी होगी। स्वाभाविक है, इसीलिए, नहीं तो कोई बापू भी नहीं चाहता जो व्यवस्था नहीं बदली होती तो। और मैं इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था, फाइनेंशियली भी
और मेंटली भी मेरी सोच भी थी। मैं अम्बेडकरी आइडियोलॉजी पे आचरण कर रहा था और मैं इंडिपेंडेंट था कि मेरे बापू पे डिपेंड नहीं है, मुझे घर से निकाल देगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नौकरी करता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई सर्विस है मेरे पास। इसलिए मैंने कह दिया मैं अपना डिसीजन मेरा अटल है। लास्ट आई मेरी शादी हो गई, हमने एक बोधाचार्य को बुलाया हुआ था, 95 में मेरी शादी हो गई। ठीक है, शादी हो गई, बढ़िया। अब मेरे पर प्रेशर आ रहा जबरदस्ती। एक डॉक्टर था मेरे पास आया, कह रहा तरवीर जी थोड़ी आपकी बात रख ली, अब इनकी भी रख लो। मैंने कहा बता दो क्या रखनी है। कि ठीक है आपके हिसाब से बुद्ध धर्म से शादी हो गई है, इनके भी फेरे पड़ जाने दो। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब बात यह है मैं अपनी शादी कर रहा हूं और अपनी शादी में मैं अगर अपनी मर्जी से शादी ना कर सकूं तो फिर मुझे अपने बच्चों पर सोचना पड़ेगा, शायद वो मेरी बात मान ले ना माने। हाँ मेरी एक कंडीशन है। वो बोले कोई बात नहीं फेरे डालने दो, आप कंडीशन मान लेते हैं। मैंने कंडीशन सुन लो पहले, उसके बाद फेरे डाल लेना। कर बताओ। मैंने कहा भाई मुझे एक शादी करने का और मौका दिया जाए, क्योंकि मैं शादी कर रहा हूं, इस शादी में मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता, तो मैं कल जो दूसरी शादी करूंगा शायद उसको मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा। वो जितने लोग थे वो सारे भाग गए, उन्हें लगा भाई ये नहीं मानने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी उस आइडियोलॉजी के, मेरा आचरण उसके साथ था। और आज भी साथियों मेरे साथी रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि आपको अपना डिसीजन। उसके बाद मेरे घर में बहुत सारी शादियां हुई, अभी मेरे भतीजे की शादी हुई, भतीजा बड़ा परेशान, उसके लड़के की जो जिसमें हमने अपने मैट्रिमोनी में डाला हुआ था बुद्धिस्ट है, भाई लड़की बुद्धिस्ट हो, हमें पता नहीं मिलेगी कोई, लेकिन हम शादी बुद्ध धर्म से करेंगे। सारी बात बिल्कुल पक्की हो गई जी। लड़की जो उसके माई रोकने के लिए वो भी सादा बुद्ध धर्म से कराया, हमारे सुरेश जी साथ में थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इम्पॉसिबल है। फर्क इतना है कि आपके ब्रेन का लेवल क्या है, सोचने का लेवल क्या है, आप किस लेवल से सोचते हैं। आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप की हैं। आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन आई है उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो किस सोर्स से आ रही हैं। मंदिर वाले से आ रही है, बाबा से आ रही है, पुजारी से आ रही है, कहां से आ रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। या कोई ऐसे फुले अम्बेडकर कोई सोच है, कोई सोर्स है, उससे आ रही हैं। उसके हिसाब से आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसके हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट होती है। जब 2 प्रोग्राम हो गए, रिंग सेरेमनी हो गई, वो भी उससे भिक्षु से ही करा के हमने किया। भाई फॉर्मेलिटी हमें मेरे साथ ही बताया, भाई हमारी पहली थी कि हमें दहेज नहीं चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लोग यही सोचते हैं। तो जब लास्ट में आए तो लड़की को जॉब करती है, लड़की रेलवे में टीटी लगी है, उसको इन्फ्लुएंस, उनको उसने अपने ऑफिस में बताया कि भाई मेरी शादी बुद्ध धर्म से होगी। अब वहां जो दूसरे सवर्ण थे वो बड़े एक्टिव हो गए, उसको ब्राह्मणों ने सारी ताकत लगा दी। अरे हाथ हो गई लड़की बुद्ध धर्म से, तेरे फेरे नहीं पड़ेंगे तो कैसी शादी हो गई? हाथ हो गई लड़की, ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? तुम तो हिंदू हो। और उस लड़की को हिंदू बनाने में सारी इनपुट लग गई। लास्ट स्टेज ये आई कि उसको पूरे परिवार को हमारे विचारों के सामने झुकना पड़ा। हमें पता था और उन्होंने शादी बुद्ध धर्म से करके और वो एंजॉय जो उन्होंने लगा के, क्यों? हमने एक ही बात कही, शादी किस सिस्टम से हो रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको एक अच्छा इंसान चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए। अगर आप एक परिवार में एक अच्छे इंसान के तौर पर काम करते हैं तो आपकी चाहे वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, आपके फादर हो, आपकी मदर हो, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आपके अच्छे बिहेवियर को सलाम ठोकेंगे। अगर आपका डबल कैरेक्टर है, दोहरा चरित्र है कि घर के बाहर कुछ और घर के अंदर बाहर अंदर कुछ, फिर आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दिखावा कर रहे हैं। आज समाज के अंदर यही हो रहा है। हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी सारे के सारे दोहरे चरित्र में जी रहे हैं। जैसे अभी हिलसाइन साहब बोल रहे, वैसे तो बुद्धिस्ट हैं,
लेकिन एक करवा चौथ का व्रत जरूर रख लेते हैं। ये हमारा जो डबल कैरेक्टर है साथियों, ये कहीं ना कहीं हमें ले डूब रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम समाज के चरित्र की कोई घटना नहीं करने वाले हैं। हमें पता है कि सोसाइटी का ऐसा कैरेक्टर है, इसीलिए तो हमें काम करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो हमें जरूरत नहीं थी। हम उस व्यवस्था अगर बनी हुई होती तो हम भी उसी व्यवस्था के साथ चल रहे होते, वो सारी वैल्यूज हमें ऑटोमेटिक मिल गई होती। क्योंकि हमारे समाज का जो कैरेक्टर है, समाज की जो स्थिति है, वो हजारों सालों से ब्राह्मणों का जो झूठे है, पाखंड है, उसका जो जाल है उसमें फंसा हुआ है समाज। और हजारों सालों से इस तरह से फंस करके वो जी रहा है। उसको अपने इंसान होने पर भी भ्रम है, कंफ्यूजन है कि वो इंसान है। इसलिए उनके झूठ को सच और जो हमारा सच है उसको झूठ मानता है। ये समाज की स्थिति है, लेकिन इसके लिए वो अज्ञान है, वो इसलिए वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा तबका है, जिसकी बात 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही कि दुनिया की ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, ऐसा कोई इलेक्टोरल सिस्टम नहीं है दुनिया का जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। पढ़ लेना साथियों, 1932 में 24 सितंबर 1932 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है बात। लेकिन आज हम जो उपाय दे रहे हैं, जो रास्ता बनाया है, उस पर चल करके आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, इनके जो स्मृतियां पे जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और एक दिन इसके लिए वो खतरा बन जाएंगे। लेकिन हम खतरा नहीं बने। जिस दिन हम खतरा बन जाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 1932 का सपना शायद सच हो जाएगा। लेकिन हमें संतोष है साथियों, आज 50 साल बाद, कि एक काम बाम सेव करने में जरूर कामयाब हुआ है। बहुजन समाज में एक स्पार्क जरूर पैदा हो गया है। केवल एससी में नहीं, चाहे ओबीसी में हो, और ओबीसी में भी बहुत सारी 3743 जातियां हैं। हर जाति के अंदर कोई न कोई एक आदमी जरूर ऐसा पैदा हो गया है जो आज फुले अंबेडकरी आइडियोलॉजी को मानता है। और मानता ही नहीं है, एक प्रचारक के तौर पर आपको हर जाति में आदमी मिल जाएगा। मैं देखता था कि लोधी में कोई नहीं है। मैं बड़ा विचार करता था कि लोधी समाज में कोई नहीं है, लेकिन मुझे कल जब ये पता लगा कि भंते चंद्र कीर्ति लोधी समाज से हैं, जो कल हमारे उद्घाटक थे, बड़ा मुझे सुकून हुआ कि कम से कम 50 साल की हमारी ये अचीवमेंट है कि इन 6000 SC ST OBC की जो जातियां हैं, इनमें अमानवीय मूल्य के विरोध में मानवीय ह्यूमन वैल्यूज के लिए चलाए गए इस मूवमेंट के माध्यम से हम हर जाति में स्पार्क पैदा करने में कामयाब हुए हैं। मैं स्पार्क की बात कर रहा हूं, और एक गारंटी है साथियों, आज नहीं कल ये लड़ाई आर पार की होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि महात्मा फुले ने जो हमें दिखाया, क्लियरिटी दी, इस दे में सेठ जी भट्ट जी वर्सेस शूद्रा अतिशूद्रा का जो मूवमेंट है, सेठ जी भट्ट जी हमारा स्वाभाविक दुश्मन है और शूद्रा अतिशूद्रा हमारा स्वाभाविक दोस्त है। ये जो क्लियरिटी दी,